सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट का कंस्ट्रक्ट फिलहाल किस तरीके से है। रुक करेंगे हमारे सेगमेंट निकुंज की नज़र का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया। निकुंज साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की शुरुआत है और काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि यूएस की फेड बैठक है। बैंक ऑफ जापान के बैंक से हम देख रहे हैं कि किस तरीके का डिसीजन आएगा। पर भारतीय बाजारों का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? पिछला हफ्ता काफ़ी कमजोरी भरा रहा, क्या ये हफ्ते भी थोड़ी सेलिंग रहेगी? देखिए, सबसे अहम बात वो है कि लास्ट वीक की जो सेलिंग हुई थी उसका कारण समझते हैं। जब आपको कारण मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो सबसे बड़ा कारण लास्ट वीक की सेलिंग का था इंटरनल। आप भले वो एक सेबी की वार्निंग बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्ट्रेस का स्ट्रेस बोल सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग। लास्ट वीक का जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में जो सेल ऑफ था वो एक लोकल फैक्टर था, टेक्निकल फैक्टर था। और टेक्निकल फैक्टर्स से जब मार्केट गिरता है और बुल मार्केट जब रहता है, जब इकोनॉमी का रुख अच्छा रहता है, तो मार्केट बॉटम आउट जल्दी होता है। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर 70 से 80% करेक्शन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में इट्स नियरिंग इट्स एंड। तो गिरने के बाद कोई गारंटी नहीं कि उछलेंगे ये, मगर मुझे नहीं लगता है कि क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स जिनके अंदर हमने देखा कि करेक्शन 15 से 25 और 25 से 40% आ गया है, वो और ज़्यादा गिरेगा। मैं करेक्शन से पहले भी बोल रहा था, करेक्शन के बाद भी बोलूँगा। 2023 के अंदर 80% of the mid and small cap stocks they went higher, 20% of the mid and small cap stocks did not do anything. इस साल में उल्टा होगा, 80% of the mid cap stocks either they would be trading lower this year, 80% will be trading lower, 20% will be higher. आपको उस 20% पे फोकस करना है। और जो 20% की बास्केट होगी, अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वह मुझे लगता है पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, इन्हीं क्षेत्रों में आएगी जहाँ पर आपको गवर्नमेंट का भी नैरेटिव मिलेगा, जहाँ पे सरकार की कम्युनिकेशन आएगी, जहाँ पर लगातार सरकार बताती रहेगी कि भाई 2024 के बाद जो समय आएगा उसके अंदर हम किन फोकस एरियाज़ पे ध्यान देंगे। तो इलेक्शन की डेट आ चुकी है, हमें पता है कि अब मार्केट के अंदर एक टाइमलाइन डिफाइन हो चुकी है। उस टाइमलाइन के अंदर मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से कई संकेत आएंगे, कई बातें आएंगी, कई प्रपोजल्स आएंगे, कुछ प्रॉमिसेस आएंगी, और इन बातों को लेकर के मार्केट एक्साइटेड होगा, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स जिनके अंदर मोदी 3.0 के अंदर बड़े चेंज होने की संभावना है। तो उस पूरे पॉकेट पे नजर रखिए। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। वैसे अभी आपको मार्केट के अंदर कोई पुल बैक दिखता है या फिर ये थोड़ा और ड्रैग हो सकता है? मार्केट इन द सेंस मतलब कोई स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक भी हो तो वो भी आप सर ऐड कर दीजिएगा प्लीज। डिम्पी, अभी हम मार्केट को है ना मार्केट कैप से क्लासिफाई करते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप। अब आपको मार्केट को या तो थीम्स में या फिर अपने आप को या फिर कंपनीज में डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपको डिफेंस में की समझ है, डिफेंस की कंपनियां अच्छी लगती हैं, तो हो सकता है कि आपको डिफेंस के अंदर स्मॉल कैप भी खरीदना पड़े। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट के अंदर अब आपको मार्केट कैप से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड ना करें, बल्कि आपको अपने पोर्टफोलियो को अब कंपनी और थीम्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक छोटी बात नहीं, काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बात करी जी, लास्ट वीक स्मॉल कैप में झटका आया, लार्ज कैप स्टॉक्स टिके रहे, मगर द राइट अप्रोच नाउ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शुड बी नॉट मार्केट कैप स्पेसिफिक बट वेरी स्टॉक, थीम और सेक्टर स्पेसिफिक। जी निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर की तरफ से तमाम एक्शंस हो रहे हैं, सेबी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, और नया एक्शन ये है कि जो रिटेल लेंडिंग में जो एक्सुबरेंस है उसको आरबीआई चेक करना चाहता है। कहीं ना कहीं वहाँ पर नज़र है। टॉपअप्स को लेकर थोड़े से चिंतित है आरबीआई। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और क्या थोड़ा सा बैंकिंग पर आज नज़र रखनी चाहिए या फिर इस हफ्ते में? अभिषेक, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोएक्टिव मेजर ऑलरेडी ले लिया है, खास करके रिस्क वेटेड एवरेज को लेकर के अनसिक्योर्ड लोन में। और उसके बाद हमने देखा है कि अनसिक्योर्ड लोन के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है। और जब हमने गवर्नर साहब से खास बातचीत करी थी, उसमें भी हमें समझ में आया था कि वह अब जो ग्रोथ है अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के वहाँ पर चिंतित नहीं है। पर जी हाँ, मेरा ये मानना है कि जो अक्सर फ्लो जो डाइवर्ट हुआ है, खास करके सेविंग से स्टॉक
मार्केट के अंदर जहाँ पर आप मार्जिन फंडिंग कर रहे हैं, जहाँ पर ऑप्शंस में आप जा रहे हैं, उसको लेकर के रेगुलेटर ज़रूर फोकस एग्जामिन करेगा। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो हम देख रहे थे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ रही थी, ऑप्शंस में एक्टिविटी बढ़ रही थी, मार्जिन फंडिंग के काम हो रहे थे, टॉपअप्स हो रहे थे। इसको लेकर के मार्केट में मुझे लगता है कि रेगुलेटर की नज़र बनी रहेगी और वो प्रोएक्टिव मेजर्स बनाते रहेंगे। जो बड़ी एनबीएफसीज में उनमें खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इसका फ़र्क उन छोटी एनबीएफसीज में ज़्यादा पड़ेगा जहाँ पर अनसिक्योर्ड एज अ कैटेगरी ऑफ द टोटल लोन बुक इज़ वेरी हाई एंड विद द लेंडिंग रेट्स आर मच हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। और हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड लोन के अंदर किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जिन भी एनबीएफसीज के अंदर पर्सनल लोन के अंदर ज़्यादा फोकस है, वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो ये नया ट्रेंड नहीं है, यह ट्रेंड मेरे हिसाब से एक ऑलरेडी विजिबल है। रेगुलेटर इस पे पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं और मेरा मानना है कि ये जो फोकस रहेगा अभी भी उस एरिया में रहेगा। रेगुलेटर का काम अभिषेक है रिस्क मैनेजमेंट करना, और आरबीआई और सेबी शायद यही कर रहे हैं। ओके निकुंज सर, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके का कंस्ट्रक्ट आपने बताया उस पर ज़रूर नज़र रहेगी। इलेक्शंस को लेके थीम्स और स्टॉक स्पेसिफिक होने की राय है, और पीएसयूज़ पे नज़र आप ज़रूर रखें। पर और सारी की सारी ये सरकारी कंपनीज के लिए है, एचएएल, इरकॉन, रेलटेल। एक व्यू ले लेते हैं जरा एचएएल के शेयर को लेकर, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से 2,890 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं डॉनियर एयरक्राफ्ट के लिए। सोनी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे एचएएल कैसा लग रहा है आपको शेयर, और क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? एचएल में अगर हम देखेंगे तो जब तक 3000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स बन सकता है। 3000 स्टॉप लॉस बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ब्रेक करता है तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा आपको जाते हुए। फिर डाउन साइड 2800 भी एक पोजिशनल टारगेट बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3000 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर होल्ड करना है, बाउंस करना चाहिए उसको अगेन टूवर्ड्स अबव 3200, तभी जाके आपको वो 3400 की तरफ एक बार ट्रेंड नजर आ सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, इमीडिएटली ओपनिंग पे ट्रेड ना लीजिए। अगर मेंटेन होता है अबव 3120, 3130 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आप उस लेवल पे एक बार देख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे बाय करने के लिए। बट 3000 स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एचएएल को लेकर ये व्यू। प्रशांत, आप जरा विनती ऑर्गेनिक्स को चेक कीजिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर है यहाँ पर, और इसके चलते कंपनी को फायदा होगा। पीटीबीपी इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और 5 साल के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है। विनती ऑर्गेनिक्स भाव है करीब करीब 1590 रुपए के आसपास का। हमने शुक्रवार के सत्र में हल्की सी गिरावट देखी है, और वैसे भी पिछले महीने भर से लगातार इस पर हमने प्रेशर ही देखा है। विनती ऑर्गेनिक्स क्या करना चाहिए? तो इसका ओवरऑल पैटर्न जो है वो शॉर्टर और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे तो काफी वीक है, बट अगर हम एक इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सपोर्ट पे काफी नजदीक आया हुआ है, और वो सपोर्ट होगा करीबन, अगर हम देखें तो जो लोज बने हुए थे ऑलमोस्ट 1550 के आसपास है। इसका अहम सपोर्ट है 1500, 1500 राउंड नंबर। तो मुझे लग रहा है अगर कोई खरीदना चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो हालांकि मैं रिकमेंडेशन दूंगा नहीं क्योंकि ओवरऑल पैटर्न वीक है, बट अगर किसी के पास स्टॉक हो तो 1500 का स्टॉप लॉस रख के बने रही है। जब तक 1500 इंटैक्ट है मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर ओके है, बट अगर 1500 ब्रेक हो जाए तो शायद और तकलीफ आ सकती है। ठीक है, तो ये राय विनिति ऑर्गेनिक्स पे पॉजिटिव खबर है, पर फिलहाल होल्ड की राय आ रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते